की थी, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात की थी। रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। जिस रिएक्शन में वो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन के अंडर आ जाती हैं। मींस जहां भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे होते हैं, वो रिएक्शंस हमारी या वो रिएक्शन मिक्सचर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट होगा। और लास्ट लेक्चर में हमने रिडॉक्स रिएक्शन इन अ सिंगल बीकर हमने बात की थी, मतलब एक ही बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हमने देखा और रिडक्शन का प्रोसेस भी देखा था। जिसके लिए एग्जांपल हमने क्या लिया था, जिंक कॉपर सल्फेट। जिंक कॉपर सल्फेट का एग्जांपल हमने लिया था। जिंक रोड को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, फिर उसके बाद हमने क्या चीज ऑब्जर्व की थी कि कॉपर सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसका ब्लू कलर फेड होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमने ऑब्जर्व किया कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया था, क्योंकि जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा था और जिसकी वजह से कॉपर आयन जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे थे। पूरा प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया, वहां से मतलब इस चीज को समझना। अब जो ये प्रोसेस था, ये प्रोसेस हमारा पूरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। कैसा प्रोसेस था, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब यहां पर हीट रिलीज हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी। मींस अगर हमारा जिंक आयन जो है, या सॉरी जिंक मेटल जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा था जिंक आयंस में, और कॉपर आयंस जो थे वो हमारे कॉपर में कन्वर्ट हो रहे थे, मतलब कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे थे। तो वहां पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वो पूरा हमारे प्रोसेस के दौरान हमारी हीट वहां से रिलीज हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही थी। मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि एक केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही थी। बट कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ केसेस में हम देखेंगे ड्यूरिंग केमिकल चेंज के दौरान हमें कुछ रिएक्शंस में देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अभी जो हमने लास्ट देखा था उसमें तो क्या देखा था, केमिकल चेंज की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि प्रोसेस मेरा एक्सोथर्मिक था। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व हुई है, दैट मींस वहां से हीट प्रोड्यूस हुई। तो केमिकल चेंज के दौरान हमें अगर हीट मिल रही है तो वो हमने एक प्रोसेस देख लिया, और हमने वो मतलब बीकर के अंदर हमने देखा, इन बीकर, एक सिंगल बीकर के अंदर। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व की। आज हम क्या बात करने वाले हैं कि कुछ केसेस में क्या देखा जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस ही हो रहा हो, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन ही कहीं पर हो रही है। हम वहां पर देखें अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इस प्रोसेस में केमिकल चेंज है, दैट मींस उस केमिकल चेंज की वजह से, केमिकल चेंज के साथ साथ हमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट भी मिलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी अगर हमें वहां पर मिल रही है, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। और जिन रिएक्शंस में या जिन सेल्स में, केमिकल सेल्स में या मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं केमिकल सेल ही यहाँ भी आप बात करो, कि जिन सेल्स में केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर हमें मिल रही है या इलेक्ट्रिक करंट हमें मिल रहा होता है, या यूं कह लो कि केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो रही होती है, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो उन्हीं के बारे में आज हमें बात करनी है। और एक तरह से आप ये भी इसका नाम दे सकते हो इस टॉपिक का कि रिडॉक्स रिएक्शन इन टू डिफरेंट बीकर्स, या यूं कह लो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इन सेपरेट बीकर्स। आप किसी भी फॉर्म में इसकी बात कर सकते हो। बट जो भी आज हम एग्जांपल लेके जो सेटअप तैयार करने वाले हैं, उसका मेनली नेम क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किनको बोला जाता है, पहले वो डेफिनेशन समझ आना आपके लिए जरूरी है कि ड्यूरिंग केमिकल चेंज, अगर हमारा केमिकल चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस से हमें अगर इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर हमें मिल रही है, तो जो सेल सेटअप हुआ है उस सेल को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इन्हीं सेल्स को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। तो आज हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, इन तीनों में से कोई भी नाम आप मतलब बोल सकते हो, इनके बारे में आज हमें बात करनी है। इनके हमें देखना है कि किस तरह से क्या सेटअप होता है, किस तरह से रिएक्शन मिक्सचर हमारा मतलब वर्क कर रहा होता है, वहां पर ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, रिडक्शन कहाँ होगा, ये पूरा प्रोसेस हमें डिटेल में समझना है। और बहुत इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आपका ये, बट इसके लिए आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि बेसिक मान के चल सकते हो आप अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अगर आपको यही नहीं आता होगा तो आगे का प्रोसीड नहीं कर पाओगे। बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी कि वहां पर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सेल के सेटअप के लिए भी हम एग्जांपल जिंक और कॉपर का ही लेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में जिंक और कॉपर सल्फेट की बात की थी, जिंक इलेक्ट्रॉन लेके हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था। यहाँ पर भी हम जिंक और कॉपर का ही एग्जांपल लेंगे, जिंक कॉपर सेल भी बोल सकते हो। यहाँ पर अब सेटअप किस तरह से किया जाएगा, हमें क्या करना है, 2 बीकर्स लेने हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक ही बीकर में रिएक्शन कराई थी, यहाँ पर हमें 2 सेपरेट बीकर्स लेने हैं। हालांकि आपका ये डायग्राम मैंने सामने बना रखा है किस तरह से सेटअप होगा, बट इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम पे आएंगे कि ये मैंने किस तरह से क्या मतलब रीअरेंजमेंट की हुई है। तो यहाँ आपका जिंक कॉपर का एग्जाम्पल लेना है। क्या करोगे आप, जिंक को ZnSO4 में डिप करोगे, जिंक रोड को ZnSO4 में ही जिंक सल्फेट में डिप करोगे, कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करोगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करोगे। मीनिंग क्या कि एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर आपको जिंक इलेक्ट्रोड लेनी है और जिंक इलेक्ट्रोड को, जिंक रोड को या इलेक्ट्रोड को आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे और कॉपर रोड को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना, जिंक और कॉपर, मैंने 2 रोड्स की बात की है, दोनों रोड को हमें बीकर्स में डालना है, सेपरेट बीकर्स में डालना है दोनों रोड्स को। और जो ये मेटेलिक रोड होती हैं, इनका आपको पता भी होगा, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। और मैंने कहा जिंक रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करो। यहाँ पर सपोज करो जिंक सल्फेट फिल किया हुआ है और इसमें मान लो मैंने कॉपर सल्फेट फिल किया है, तो जो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये हमारी जो रोड्स हमने डिप करी है उनको हम इलेक्ट्रोड वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे सॉल्यूशंस हैं जो कि हमारे एक्वस सॉल्यूशन होंगे आयनिक फॉर्म में, अगर आप ये ले रहे हो तो ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन है। इन एक्वस सॉल्यूशंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आपको सेल सेट करने के लिए, सेल सेटअप करने के लिए आपको 2 चीजों की मस्ट रिक्वायरमेंट है। क्या क्या, एक आपके पास इलेक्ट्रोड होनी चाहिए, दूसरा आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी आप एक सेल सेटअप कर सकते हो, अदरवाइज आप एक सेल सेटअप नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर जो भी हम रोड की बात करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो आगे हम रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरह से आपको मतलब नहीं बताऊंगी कि जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डालिए। यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि जिंक इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका कौन सा लिया जाएगा, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया। कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक का मीनिंग क्या होता है, जो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं। जो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते वो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये हमारे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं दोनों, तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस रहेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे। यहां से साथ के साथ इस पे डायग्राम पे आओ। मेरे पास एक ये बीकर है, एक ये बीकर है। इस बीकर के अंदर मैंने यहां तक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विच इज इन एक्वस फॉर्म में है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सपोज मैंने यहां तक फिल किया, बाकी पूरे डायग्राम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ जितना बोल रही हूँ उसी चीज पे ध्यान दो। सिर्फ हमने यहाँ पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फिल किया है। सिमिलर वे में मैंने इस कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल किया।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल करने के बाद अब हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आ चुके हैं। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोड मैंने जिंक इलेक्ट्रोड ले ली, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने जिंक इलेक्ट्रोड डिप की, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड डिप की। अभी तक मैंने जस्ट इतना ही आपको बोला, हमने मतलब सेल सेटअप करना है, बट उसके लिए मेरा सबसे पहला यही काम था कि इलेक्ट्रोड्स लेनी है और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन उनको डिप करना है, ठीक है। इसके बाद अब हमने लास्ट क्लास में ही ये देखा था ZnCuSO4 के लिए केमिकल रिएक्शन जब आपने देखी थी, क्या लिखा था? Zn प्लस CuSO4। उसके लिए केमिकल रिएक्शन क्या थी? ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। यहां से हमें क्या चेंज होके मिला था? ZnSO4 इन एक्वस स्टेट प्लस कॉपर इन सॉलिड स्टेट, ये मिला था ना। यहां पर भी अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो आपकी सेम ही केमिकल रिएक्शन रहेगी, क्योंकि यहां पर भी जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का ही आपका रिडक्शन होगा। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें कि यहाँ जो हमने सेल सेटअप करना है, अभी सेल सेटअप नहीं हुआ है, हमने जस्ट इलेक्ट्रोड्स ली हैं दो अलग अलग सेपरेट बीकर्स में। जिंक को जिंक सल्फेट में डिप करने से जस्ट कुछ नहीं होगा। अगर आपने जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जस्ट डिप कर दिया है, कुछ नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर भी सिमिलर वे में कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया, कोई चेंज नहीं आएंगे, बट आगे का प्रोसीजर होगा। बट उसके लिए हम ओवरऑल रिएक्शंस पहले लिख रहे हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर ऊपर करके लिख रही हूँ इसको, तो हमारी यही सेम रिएक्शन रहेगी जो कि आपने सिंगल बीकर में रिएक्शन देखी थी। क्या रिएक्शन है? Zn plus CuSO4 gives us ZnSO4 plus Cu, ये हमें मिला। और इसके लिए अगर मैं आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखूं तो हमारे पास क्या रिएक्शन थी जो कि मैंने आपको लिख के भी दिखाई थी? Zn plus Cu2 positive gives us Zn2 positive plus Cu। ये कैसे लिखा था? देखो, जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट के पास कौन कौन से आयन है? मैंने कहा था इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, दैट मींस ये हमारे आयनिक फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। और अगर ये आयनिक फॉर्म में चेंज होगा तो Zn2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये आयंस बनेंगे। इसके पास अगर हम बात करें तो Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, इस सॉल्यूशन के पास ये आयन होंगे। नंबर ऑफ Cu2 पॉजिटिव और नंबर ऑफ SO4 2 नेगेटिव, मतलब बहुत सारे हमारे Cu2 पॉजिटिव और बहुत सारे हमारे SO4 2 नेगेटिव आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर होंगे। इसके पास जिंक आयन और सल्फेट आयन बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस हैं, इसके पास भी नंबर ऑफ आयंस हैं। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करी थी लास्ट वाली क्लास का, याद करो, तो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ था जिंक का? जिंक कन्वर्ट हुआ था Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का रिडक्शन हुआ था, वो 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करके फिर उसके बाद Cu में कन्वर्ट हो गया था। ये रिएक्शन दिखी थी ना। उसी के बेसिस पर हमारे पास ये 2 रिएक्शंस आ चुके हैं। ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन, ये हमारी आयनिक फॉर्म में रिएक्शन। अब इन्हीं के लिए हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और सिमिलर वे में मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करूं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस अगर हम यहां से लिखेंगे तो Zn कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव आयन में और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सेम यही रिएक्शंस। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन की अगर आप बात करो तो कॉपर 2 पॉजिटिव हमारा चेंज होगा 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके कॉपर में, विच इज इन सॉलिड स्टेट। और यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में था, ये एक्वस फॉर्म में चले जाएंगे, वो तो चीजें आपको समझ आई गई होंगी। तो ये सॉलिड और एक्वस फॉर्म कब हमारा सॉलिडिफाइड स्टेट में है, कब हमारा एक्वस स्टेट में है, वो चीजें आपको समझ आ गई है। तो यहाँ से अब हमारे पास रिएक्शन देखिए बिल्कुल सेम है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिंगल बीकर के लिए मतलब बताई थी। यही रिएक्शंस वहां पर थी, यही रिएक्शंस यहाँ पर भी है। तो अब इसमें चेंज क्या आएगा, तो वो चेंज कैसे होगा? देखो, अगर सेम ही रिएक्शन हो रही है तो सेम प्रोसीजर होना चाहिए था। मींस यहाँ पर भी ये रिएक्शंस होती, ये केमिकल चेंजेस होते और हीट में कन्वर्ट हो जाता, जैसे हमारा लास्ट क्लास में हुआ। मतलब जो भी हमने सिंगल बीकर वाला किया था कंसेप्ट, वहां पर हमने कहा लास्ट में कि भाई वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, बट ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ
हुआ। अब उसके लिए सेटअप देखना है आपको कैसे। देखो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि यहाँ हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड हमने डिप की। अब क्या करना है आपको, दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। यहाँ से एक एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। दोनों इलेक्ट्रोड्स को देखिए ध्यान से, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमें कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रोड जो कि हम जिंक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, हमने देखा वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, क्या होता है ऑक्सीडेशन का मीनिंग कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिंक जो हमारा मेटल है, जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ध्यान से सुनते जाना, जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके हमारा Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी यही चीज बोली थी कि कोई भी हमारा मेटल या कोई भी मतलब मॉलिक्यूल ले लो, कंपाउंड ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी सब्सटेंस हमारा बस एवं इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज तभी करेगा अगर कोई उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो हमारा सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स को बस ऐसे ही लूज नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक ने Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी की हेल्प से, यहां से देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इस बैटरी की हेल्प से शिफ्ट होंगे दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ। क्या करेगा देखो, इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो चीज तो समझ आ गई। और अब जो ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से ये हमारे इस बीकर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ये हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे उस वाले कंटेनर के अंदर। अब वहां पर क्या होगा, ये भी अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स इसको मिले हैं, मतलब ये जिंक वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पर मिले हैं, ये भी नहीं रखेगा अपने पास। अब ये भी क्या चाहेगा, ये भी किसी ना किसी तरह से इनको कंज्यूम करना चाहेगा। अब ये क्या करेगा, इसके पास कॉपर मेटल है, मतलब कॉपर की इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड तो लेगी नहीं क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी 0 चार्ज है, पर इसके पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं। सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं, तो यहाँ के जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जो प्रेजेंट हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, यही पूरा मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो यहीं पर होने वाला है, हो चुका है, मतलब जो भी रोल होना है वो हमारा सिर्फ इन्हीं 2 रिएक्शन पर बेस्ड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और लूज कौन करेगा, जिंक मेटल करेगा, और एक्सेप्ट कौन करेगा, इस वाले कंटेनर के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, बट जो लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे जिंक इलेक्ट्रोड से लूज होंगे। यही मेन कंसेप्ट है यहाँ पर। तो अब देखो, यहां से जैसे ही जिंक आयन, एक सेकेंड, हाँ जी अब सुनो, जिंक जो मेटल था उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज करने के बाद वो कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन लो इसने निकाल दिए बाहर। अब ये कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव में, मतलब यहाँ से थोड़ा सा जिंक मेटल जो है वो कम हो गया, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयंस है और SO4 2 नेगेटिव आयंस है, तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव आयन एक और बढ़ गया। मान लो जैसे जिंक के एक ही एटम ने मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज किए, हालांकि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो लूज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, बट हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो सपोज करो किसी एक जिंक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर पहले के कंपैरिजन में एक Zn2 पॉजिटिव आयन और बढ़ गया, एक नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन, हालांकि पहले भी थे इसके पास Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के पास पहले भी थे, बट अब हमारा इसने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से एक नंबर और बढ़ गया। जब इसके 2 एटम लूज कर देंगे तो 2 मतलब आयन बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, 3 करेंगे 3 आयन बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से एक एटम जब हमारा जिंक का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से इसकी तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ से देखो, हमारा जिंक मेटल
चला जाएगा, यहाँ से एग्जॉस्ट होता जा रहा है हमारा जिंक मेटल जो है, वो जिंक मेटल तो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। जैसे जैसे हर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो यहाँ से वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की तरफ जाएंगे, और कॉपर 2 पॉजिटिव के पास जाएंगे। कॉपर 2 पॉजिटिव के पास जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, आपको पता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर मेटल में। और अगर वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है तो कॉपर मेटल में कन्वर्ट होते ही वो क्या करेगा, अब वो आयनिक फॉर्म में तो रहा नहीं, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन में तो रह नहीं सकता। अब सॉल्यूशन में नहीं रह सकता तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड्स के पास जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कॉपर की ही इलेक्ट्रोड है तो वो जाकर कॉपर की इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से तो जिंक मेटल खत्म होती चली जाएगी, और वहां पर हमारी कॉपर की इलेक्ट्रोड पर कॉपर की डिपॉजिटिंग बढ़ती चली जाएगी, मतलब कॉपर की इलेक्ट्रोड तो बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ से ये जिंक की मेटल जो है वो खत्म होती जा रही है। बट अब इसके साथ साथ आपको एक चीज और दिखाई दे रही है डायग्राम में, वो है ये जो मैंने बनाया हुआ है यू शेप में, ये क्या है आपका, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। क्या है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है यहाँ पर, पहले तो क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, यू शेप की ट्यूब होगी जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को कंटेन करती है, इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को कंटेन करती है, जिसके के एग्जांपल्स हो सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ये हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हो सकते हैं। दोबारा सुनो, देखो यहाँ अभी रोल बताऊंगी कि क्या रोल है, क्या काम है इसका सॉल्ट ब्रिज का। यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। सॉल्ट ब्रिज हमने यहाँ पर एक लगाया हुआ है सॉल्यूशन के अंदर। उस सॉल्ट ब्रिज में पहली तो उसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि वो हमेशा यू शेप्ड होता है। यू शेप्ड एक ट्यूब होगी, उस ट्यूब के अंदर आपका नॉन इलेक्ट्रोलिटिक इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फिल होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक मतलब सॉल्यूशन तो होगा इलेक्ट्रोलिटिक ही, बट वो इनर्ट होगा। इनर्ट मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। यहाँ पर जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें वो टेक पार्ट नहीं करेगा। जो भी रोल होगा वो हमारा जिंक का और कॉपर का ही रहेगा। जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इसमें फिल किए जाएंगे वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमारा रिएक्शन मिक्सचर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए बोला जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इनर्ट का मीनिंग क्या है, जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। ये आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं किसके, सॉल्ट ब्रिज के। अब बात आती है कि ये सॉल्ट ब्रिज को हमने यहाँ पर यूज क्यों किया, किस लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हमें तो काम होता हुआ नजर आ रहा था, बट ऐसा नहीं है आपका। अब ये देखिए, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो देख लिया। पहले ये देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज किसने किए, जिंक ने। तो यहाँ पर जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन किसने किए, कॉपर ने। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। जिंक मेटल या कॉपर मेटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जिंक और कॉपर की सिंपल बात हो रही है। कभी यूज सोचो इलेक्ट्रोड का या मतलब इलेक्ट्रोड्स के बेसिस पर कर रहे हैं हम। यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज जिंक ने किए हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कॉपर था। कॉपर अगर वो मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए वो हमारा न्यूट्रल स्टेट में चला गया था, इसीलिए वो जाकर हमारे इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गया। तो कॉपर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली एंटिटी है और यहाँ पर जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली एंटिटी है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन तो किसका हुआ है, जिंक का, और रिडक्शन किसका हुआ, हमारा कॉपर का। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस तो देख लिया, और हम मतलब रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते थे, जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गए, फिर भी हमें सॉल्ट ब्रिज की मतलब रिक्वायरमेंट क्यों है वो चीज समझो। अब देखो, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट किया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। अब यहाँ से जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे ही जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस सॉल्यूशन के अंदर किसी चीज का अमाउंट बढ़ रहा है क्या, इस सॉल्यूशन के अंदर किस चीज का अमाउंट बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव।
पॉजिटिव। हर एक एटम जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयंस को प्रोवाइड करता जा रहा है। इसकी वजह से जिंक आयन यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे हैं। सिमिलर वे में यहाँ भी एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या यहाँ से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन के आने के बाद हर कॉपर आयन, मतलब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक कॉपर आयन कहेगा भाई मैं तैयार हूं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए और कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए, और कॉपर में कन्वर्ट होगा और जाकर वो इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉपर इस पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, इस सॉल्यूशन में से कुछ कम होता जा रहा है। क्या कम हो रहा है? कॉपर आयंस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर आयन जो है वो कॉपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब कॉपर आयन तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पर साथ ही साथ बैलेंस करने के लिए हमारे पास जितने कॉपर आयन थे उतने ही सल्फेट आयन भी तो थे। जितने कॉपर आयन थे उतने ही यहाँ पर सल्फेट आयन भी प्रेजेंट थे। सिमिलर वे में यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे। इसमें जिंक आयन बढ़ते चले गए, इसमें हमारे कॉपर आयन कम होते चले गए। सल्फेट आयन तो उतने ही है ना, सल्फेट तो नहीं कम हो रहे, क्योंकि सल्फेट में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो जितने सल्फेट आयन इसके पास थे पहले और उतने ही सल्फेट आयन अभी भी इसके पास ही है, मतलब दोनों के पास सिमिलर नंबर ऑफ आयंस अभी भी प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज के जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयन इसके अंदर इंक्रीज होते जा रहे हैं और यहाँ पर हमारा नेगेटिव आयन इंक्रीज हो रहे हैं। नेगेटिव आयन कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि इसके पॉजिटिव आयन कम होते जा रहे हैं, इसके पॉजिटिव आयन बढ़ते चले जा रहे हैं। पॉजिटिव आयन बढ़ने की वजह से, कंफ्यूज मत होना, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे लग रहा है कंफ्यूजिंग हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि काफी सारे आयंस का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। देखो दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिंक मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इलेक्ट्रॉन लूज करके उसने कहाँ भेजा? आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसका अमाउंट बढ़ा? Zn2 पॉजिटिव का। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हुआ, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव आयन का नंबर डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमें ये रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? ऑक्सीडेशन की वजह से हमारा जिंक आयन इंक्रीज हुए और रिडक्शन की वजह से हमारे कॉपर आयन डिक्रीज हो गए। अब यहाँ पर ओवरऑल अगर हम इफेक्ट देखें कि क्या इफेक्ट, मतलब कि किस साइड पे कौन सा आयन ज्यादा है, यहाँ तो हमारा जिंक आयन ही ज्यादा है। पहले के कंपैरिजन में जिंक आयन बढ़ गया है, बट यहाँ पर क्या इंक्रीज हुआ है? किसका अमाउंट अब ज्यादा है? अब यहाँ पर सल्फेट आयन ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर आयन के। क्यों? क्योंकि कुछ कॉपर आयन जो है, कुछ नंबर ऑफ कॉपर आयन कॉपर में डिपॉजिट हो चुके हैं ड्यूरिंग रिडक्शन की वजह से ये हमारे कॉपर पर डिपॉजिट हो चुके हैं जाकर। तो इसकी वजह से यहाँ तो पॉजिटिव आयन ज्यादा है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव आयन ज्यादा है। न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन में नहीं बची है, जो कि स्टार्टिंग में सॉल्यूशन मेरा न्यूट्रल था। क्यों न्यूट्रल था और ये सॉल्यूशन? क्योंकि स्टार्टिंग में जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला था। क्या डाला था? जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला था। अगर मैंने एक मॉलिक्यूल डाला, एक तो नहीं डाला होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाले, बट हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल जिंक सल्फेट का डाला, तो वहां से हमें एक ही Zn2 पॉजिटिव आयन मिला होगा और एक हमें SO4 नेगेटिव आयन मिला होगा। बट ड्यू टू ऑक्सीडेशन यहाँ पर जिंक आयन जो है वो इंक्रीज होते चले गए हैं। और यहाँ पर सिमिलर वे में हमने कॉपर सल्फेट जो लिया था स्टार्टिंग में, एक अगर हमें कॉपर आयन मिल रहा था तो एक ही हमें सल्फेट आयन भी मिल रहा था। बट यहाँ पर रिडक्शन की वजह से कॉपर आयन ने कॉपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर सल्फेट आयन अकेले रह गए, मतलब सल्फेट आयन का अमाउंट बढ़ गया, कॉपर का कम हो गया। यहाँ पर जिंक आने की वजह से जिंक का अमाउंट बढ़ गया और सल्फेट आयन हमारे उतने ही हैं, वो कम रह गए हैं। तो यहाँ से आपने क्या चीज ऑब्जर्व की है ओवरऑल, कि इसमें इस वाले सेल में या इस वाले बीकर में यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, न्यूट्रलिटी नहीं है। तो न्यूट्रलिटी
मेंटेन करने के लिए हमने लगाया है यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर या हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करना हमारा काम है सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन is maintained by salt bridge। अब सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होती है वो चीज एक्सप्लेन करती हूँ अभी आपको, बट उससे पहले एक कंसेप्ट और समझो। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होके आउटर सर्किट की हेल्प से हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए। अब इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, या इलेक्ट्रॉन मूव डायरेक्शन भी छोड़ो, अभी आप ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या कोई चार्ज अगर मूव करता है तो क्या वहां पर कंडक्टिविटी मतलब एग्जिस्ट करती है? कहीं पर भी चार्ज अगर मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो चार्ज की मूवमेंट की वजह से आप सभी ने पढ़ा होगा कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। और अगर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है तो चार्ज की मूवमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और आप सभी को पता है, ये कंसेप्ट आप बहुत बार पढ़ भी चुके हो कि जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है। और यहाँ देखिए, अब अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है या चार्ज का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, वो हमारा जिंक की तरफ से कॉपर की तरफ है मूवमेंट। मतलब जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मूव करके हमारे कॉपर वाले सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमारी जिंक टू कॉपर है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ चार्ज कह लो कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर है, तो हमारा अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाएगी तो वो हमारा कॉपर से जिंक की तरफ चार्ज मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा मेन कंसेप्ट इस मतलब सेल का यही था ना कि हमारा केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो सेटअप किया, इसमें हमने क्या मूवमेंट देखी है अपने मतलब इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज की मूवमेंट हमने क्या देखी, जिंक से कॉपर की तरफ हमारी इलेक्ट्रॉन की मतलब मूवमेंट है, क्योंकि जिंक की तरफ से हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था वो कॉपर की तरफ था। मतलब जिंक से पास होकर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं कॉपर की तरफ। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वो कॉपर टू जिंक होगा। तो ये चीज मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दी है कि जिंक से कॉपर की तरफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और हमारा कॉपर से जिंक की तरफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। तो इसमें ये हमारा कंसेप्ट जो मेनली हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, कि अगर हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसी भी केमिकल चेंज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो यहाँ से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है, या हमारा ये एक गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, या एक आपका वोल्टाइक सेल का एग्जाम्पल है। तो आपसे अगर इन तीनों नाम में से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मतलब बोलता है एक्सप्लेन करने के लिए, या गैल्वेनिक सेल एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, या वोल्टाइक सेल बोलता है, तो आप ये वाला एग्जाम्पल वहां पर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी, गैल्वेनिक सेल का भी और वोल्टाइक सेल का भी। तीनों एक ही हमारे एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, इनफैक्ट ये एक ही सेल का नाम है। तो इसके बाद अब आ जाते हैं सॉल्ट ब्रिज पर। हमने कहा सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करता है हमारे सेल के अंदर या सेटअप के अंदर, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। अब वो कैसे करेगा, देखिए मैंने आपको ना एग्जांपल्स बताए थे सॉल्ट ब्रिज के, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट आपको एग्जाम्पल दिया। तो इसमें से सपोज मैंने एग्जांपल की फॉर्म में यहाँ पर KCl ले लिया कि जो मेरा सॉल्ट ब्रिज है उसके अंदर मेरा KCl सॉल्यूशन फिल है, क्योंकि हमने कहा था ना ये यू शेप ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर हमने सपोज करो KCl फिल कर रखा है। और फिल करने के बाद यहाँ पर
हेल्प से आप यहाँ पर पोरस प्लग लगाओ, जिसकी वजह से आयंस का एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि इसके पास KCl है। KCl अगर इसमें फिल किया हुआ है तो उसके पास कौन कौन से आयन है? K पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव, 2 आयन है ना। तो अब इन दोनों आयंस का क्या काम होगा? देखो, ये हमारे रिएक्शन में मिक्सचर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या लूज नहीं करेंगे, ये जस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे। और वो कैसे करेंगे? हमने अभी देखा इस वाले सॉल्यूशन के पास, इस वाले बीकर में जो भी हमारे रिएक्शन मिक्सचर है, इसके पास हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसमें Zn2 पॉजिटिव ज्यादा था, इसमें SO4 2 नेगेटिव ज्यादा था। इसमें हमारा Zn2 पॉजिटिव ज्यादा है, इसके पास हमारा SO4 2 नेगेटिव ज्यादा है, और सॉल्ट ब्रिज के पास K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है। ठीक है, हमारे सॉल्ट ब्रिज के पास K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है। तो ये क्या करेगा सॉल्ट ब्रिज? अपने K पॉजिटिव आयंस को, सॉल्ट ब्रिज के K पॉजिटिव आयंस को तो हमारे इस कंटेनर को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब रिएक्शन मिक्सचर के कॉपर वाली साइड में अपने आयंस को प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा, और K पॉजिटिव SO4 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव KSO4 फॉर्म कर लेंगे, K2SO4। यहाँ से ये हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन कर देगा, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रलिटी क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि इसके पास SO4 2 नेगेटिव ज्यादा थे, जिसकी वजह से न्यूट्रल नहीं हो पा रहा था सॉल्यूशन। बट हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया और सॉल्ट ब्रिज में से K पॉजिटिव आयन इसकी तरफ शिफ्ट हुए, और शिफ्ट होने के बाद K2SO4 फॉर्म करेंगे, और K2SO4 बनने की वजह से यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव आयन भी बैलेंस हो गए और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी यहाँ पर सोल्यूशन की बन जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या एक्सेस में है? Zn2 पॉजिटिव आयन। Zn2 पॉजिटिव आयन अगर एक्सेस में है तो यहाँ से Cl नेगेटिव आयन इसके साथ आकर अटैच होंगे और ZnCl2 फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, ZnCl2 फॉर्म करेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ की भी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी और इधर की भी न्यूट्रलिटी आपकी मेंटेन रहेगी। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारा यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव जब थे तो ये ZnSO4 क्यों नहीं बना रहे? यहाँ से ZnSO4 क्यों नहीं फॉर्म कर रहे? ZnCl2 क्यों फॉर्म कर रहे हैं? अरे ये हमारे जितने Zn2 पॉजिटिव और जितने SO4 2 नेगेटिव कंबाइन हो सकते थे वो तो सारे कंबाइन होकर ZnSO4 ही बनाएंगे। जितने जिंक आयन सल्फेट आयन के साथ कंबाइन हो सकते थे वो तो सारे के सारे सल्फेट के साथ ही कंबाइन करेंगे। बट यहाँ पर कुछ Zn2 पॉजिटिव आयन फिर भी बच जाएंगे जिनके पास SO4 2 नेगेटिव मिलेगा ही नहीं, उनके पास इतने नंबर ऑफ SO4 नेगेटिव आयन है ही नहीं, तो जिसकी वजह से इनको सॉल्ट ब्रिज की हेल्प लेनी पड़ेगी, और सॉल्ट ब्रिज इसको Cl नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेगा और यहाँ से ZnCl2 फॉर्म करेगा, और इसके पास SO4 2 नेगेटिव इसी तरह से एक्सेस में थे तो यहाँ से K पॉजिटिव लेगा और K पॉजिटिव लेकर K2SO4 बनाना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो अब जितना भी इसका बेसिक चीजें थी, बेसिक तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे ये सारे, वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। सेल किस तरह से काम करेगा वो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, बट कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो चीजें अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ तक का कंसेप्ट अगर आपको समझ आया है तभी आपके लिए वो रिप्रेजेंटेशंस का मतलब की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर आपको यही समझ नहीं आया तो उसका कुछ फायदा नहीं है आपके लिए। तो ये पहले इसी को बार बार रिपीट में चाहे आपको देखना पड़ रहा है, बट इसको पूरे कंसेप्ट को पूरा समझिए, फिर इसको बुक से रीड कीजिए, फिर उसके बाद जब तक आपको ये समझ नहीं आ रहा है आप आगे का भी पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंफ्यूज रहने वाले हो। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो गया है तो उसके बाद कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है वो कर रही हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर अब आपको इतना एक्सप्लेन करने के बाद ये चीजें बिल्कुल समझ आ गई हैं। इसमें हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें हमारा रिडक्शन हुआ, यहाँ आपका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिएक्शंस देखो मैं वही चीजें बार बार रिपीट करूंगी रिएक्शंस में, तो क्योंकि रिएक्शंस उसके अलावा कुछ है ही नहीं, क्यों सिर्फ क्या रिएक्शन है, Zn कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, यही रिएक्शन को बार बार रिपीट करना है हमने, और स्टार्टिंग से अभी तक भी करती भी यही आ रही हूँ, बट इन्हीं में हमें पूरे रोल्स को समझना है कि क्या क्या हमारे चेंजेस किस किस तरह से हुए हैं। और इसमें क्या चेंज हुआ था, Cu2 पॉजिटिव आयन हमारे कन्वर्ट हुए थे
2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले थे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ से शिफ्ट होकर इधर जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कहाँ पर हुए? प्रोड्यूस हमारे जिंक साइड में हुए, और इलेक्ट्रॉन्स पर आप सभी को पता है नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रोड है, मतलब जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, उस इलेक्ट्रोड को नाम दिया जाता है एनोड का, उस इलेक्ट्रोड को नाम दिया जाता है एनोड का, और वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इसको मैं यहां अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, रुको। ऑक्सीडेशन जहां हमारा हुआ, जिस मतलब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोला जाता है। एक रिप्रेजेंटेशन है जस्ट, इस इलेक्ट्रोड को एनोड बोला जाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला और वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड पर एक जस्ट साइन कन्वेंशन है। ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये कन्वेंशंस है कि आप किसी तरह से पहचान कर सको, एक तरह से ये बात है यहाँ पर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, तो इसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड को जिसपे की ऑक्सीडेशन हो रही है, उसको नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड बोला जाता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड बोला जाएगा। अब इसके बाद सिमिलर वे में अगर हम बात करें कॉपर साइड वाले की, तो कॉपर साइड हमारा क्या हुआ है? रिडक्शन। यहां अगर रिडक्शन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। हाँ, दूसरा ये चीज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैथोड से, इसको क्या बोलते हैं हम? कैथोड। और यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं हुए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, और कंज्यूम हो रहे हैं दैट मीन्स वो नेगेटिव चार्ज को खत्म कर रहा है। जो सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया था ऑक्सीडेशन की वजह से, अब वो रिडक्शन उसके नेगेटिव चार्ज को खत्म कर रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कंज्यूम हो रहा है, इसी वजह से इसको पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड बोला जाता है। कैसी इलेक्ट्रोड? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। यहां हमारा पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है इसको। साथ के साथ इसको एक लर्न करने का ना एक बेस्ट तरीका हमारे पास है, थोड़ा सा ट्रिक वे में ही कह सकते हो आप। इसको लर्न करो LOAN से। LOAN किस तरह से? देखो, वैसे तो कोई मस्ट कंडीशन होती नहीं है कि जिंक को आपको इसी इलेक्ट्रोड में लेना है, कॉपर को आपको इसी इलेक्ट्रोड में लेना है। बस अपनी लर्निंग के लिए या ट्रिक कह लो, एक हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि कई सारे कंसेप्ट आ चुके हैं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो चुके होंगे। तो इन सभी कंसेप्ट को थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में कहीं लर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जिंक को लेफ्ट हैंड साइड में ही बनाते हैं। जिंक और कॉपर का अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर यूं कह लो कि जिस पर भी हमारी ऑक्सीडेशन होनी है, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में बनाएंगे, और जो आपका रिडक्शन वाला होगा उसको हम राइट साइड में बना लेते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा लर्निंग के लिए इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा? देखो, हम इसको लोन से लर्न करते हैं। लोन मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, और एन मतलब नेगेटिव। एन मतलब नेगेटिव, इसका मतलब क्या? लोन मतलब सॉरी, एल मतलब लेफ्ट। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलते हैं, मतलब जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम, उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, और उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन है। ये आपकी आगे थोड़ा सा चेंज भी आने वाला है, बट अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हो तो उसमें आपका
कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए उसके लिए ये आपका बिल्कुल फिट बैठता है। क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा जिसको कि हम एनोड बोलते हैं, और उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, मतलब जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज ही आएगा। और वो नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से हम उस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन, या पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है अपनी तरफ से। जो भी कंसेप्ट आपके थोड़े बहुत रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बट आपका ये पूरा रिप्रेजेंटेशन, जब तक मैं बार बार बोल रही हूँ, जब तक ये चीजें समझ नहीं आएंगी तब तक आप आगे का नहीं मतलब समझ पाओगे। तो इसलिए इसको पूरा अच्छे से समझो। हम नेक्स्ट क्लास में इसी का ही एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, विच इज डेनियल सेल के नाम से जिसको बोला जाता है। डेनियल सेल में क्या होगा, यहाँ पर आप एक सॉल्ट ब्रिज की हेल्प ले रहे हो, वहां पर ये जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का काम हमारा सॉल्ट ब्रिज कर रहा था, वहां हम एक पोरस पॉट की हेल्प से इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी करेंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले इसी को अच्छे से समझो। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी का। आप मतलब आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।